नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गुरु आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन एवं अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों सभी लोग तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। आज आपकी क्लास जो है नालंदा विश्वविद्यालय से है, जो एक शिक्षा का महान केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। चलिए, आज की क्लास में हम बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो सभी लोग फटाफट जो है लाइक करिए, शेयर करिए एंड बाकी अपने सभी मित्रों को क्लास से जोड़ने की कोशिश करिए बच्चों। लिंक शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप में। स्वाति, लिंक को शेयर करो बेटा, जो है सभी जगह अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं आपके मोबाइल्स में। पीयूष ठाकुर जी, आप और बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए फटाफट। आप लोग जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए, फटाफट करते रहिए बच्चों। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने जा रही है आपकी, बहुत ही अच्छी क्लास होगी। चलिए, तो आज की क्लास में हम नालंदा यूनिवर्सिटी का डिस्कशन करेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी चूंकि आपके भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय है, और आज की क्लास में हम वर्तमान नालंदा जो अभी आधुनिक समय में पुनर्निर्मित हो रहा है उसकी भी चर्चा की जाएगी। यानी वर्तमान और प्राचीन दोनों को जोड़कर हम देखेंगे कि नालंदा की क्या कंडीशन है और शिक्षा जगत में नालंदा का क्या महत्व था। ठीक, लेकिन उससे पहले हम आपको दो सूचनाएं देना चाहेंगे बच्चों। पहली सूचना तो यह है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्लास है ये 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग 4 से 5 है। तो जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है आप लोग फटाफट जो है जुड़ जाइए। ये एक कंप्लीट कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है बच्चों। इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर डाउनलोड करने के साथ साथ आप अनअकैडमी यूपीएससी ये चैनल है, ठीक, इसको भी यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह दिया जाएगा। और यहाँ पर आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके लिए जो है लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पर टीचर के एकदम सामने होंगे। ठीक, डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन होगा टीचर से बेटा, एजुकेटर से। उसके बाद जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो उसका टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, क्विजेज कराए जाते हैं। और हर 3 दिन बाद चौथे दिन जो है आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जहाँ पर बच्चा कोई भी अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है टीचर से, एजुकेटर से जो है। और ये सारी सुविधाएं आपको तब मिल पाएंगी बच्चों जब आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए पहला स्टेप होता है आप जो है इसका लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आपको करना है कि आप वहाँ पर अनअकैडमी प्लस का चुनाव करेंगे। प्लस कोर्स का चुनाव करने के बाद 4th स्टेज जो होगा वहाँ पर आपको अपने कोर्स का सिलेक्शन करना है कि किस कोर्स में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। तो आप अगर सिविल के स्कॉलर हैं तो यूपीएससी सीएससी कोर्स का चुनाव करना है। देन आफ्टर आपको जो है गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपके सामने सारे सब्सक्रिप्शन ओपन हो जाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आपके सामने हैं वो दिखने लगेंगे। उनकी फ़ी उनके सामने लिखी गई बच्चों। तो आप 1 ईयर 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, इसलिए दीजिए कि एक लंबा समय होता है और प्रॉपर वे में आपकी कंप्लीट एक तैयारी हो पाती है। जहाँ तक फीस की बात है तो 1 ईयर की जो फीस है 44,000 है और 2 ईयर की फीस जो है 64,000 है। ठीक, लेकिन अगर ये फीस में डिडक्शन चाहते हैं बच्चों, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा आपका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, इसके लिए आप हमारे रेफरल कोड SKY लाइव का यूज करें। SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, अगर इसका यूज करते हैं तो आपकी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देन आफ्टर आपकी फीस 39,600 एंड 2 ईयर की फीस जो है 57,200 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रेफरल कोड है, इसको यूज करना ना भूलें। SKY लाइव हमारा रेफरल कोड है, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों और आप हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। तो हम आपका इंतजार करेंगे 15 जून से 4 बजे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और क्लास से जुड़िए। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी जो क्लास है वो नालंदा विश्वविद्यालय पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और चूंकि अभी तक आप जो है गुप्त काल का अध्ययन कर रहे थे, आप बच्चों गुप्त काल पढ़ रहे थे,
तो गुप्त काल में आपने देखा कि गुप्त काल में अभी तक हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री आपको कंप्लीट किया है, पॉलिटिकल हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया। और अब जो है हम यहाँ के कल्चर और एजुकेशन डेवलपमेंट या सोसाइटी डेवलपमेंट को देखेंगे। उसमें हमें जो लगा इम्पोर्टेंट वो है आपका नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस रहा है नालंदा का, ठीक, इतिहास में किस तरह से नालंदा ने अपने महत्व को स्थापित किया है। तो चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। चलिए बच्चों, अपनी संख्या आप लोग बढ़ाते रहिए, फटाफट जो है अपनी संख्या को इंक्रीज करते रहिए। रोशन जी, अनूप जी, आशीष जी, स्टाइलिश नरेंद्र, वेरी बहुत अच्छा नाम बेटा। शीला कुमारी जी, राम जी पांडे, विपिन जी, सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार बेटा, और सबको गुड इवनिंग। चलिए चंचल जी, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। अपनी संख्या को इंक्रीज करते रहिए, बढ़ाते रहिए अपनी संख्या को। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। देखिए यहां पर पहले हम देखेंगे नालंदा की ओपनिंग कैसे हुई, कौन इसके फाउंडर थे, कब इसकी स्थापना हुई, कब यह अपने महत्वपूर्ण रोल में आया, उसके बाद कैसे यह समाप्त हुआ, और फिर इसका अस्तित्व कब दिखाई देना शुरू हुआ, यानी फिर इसका इंपॉर्टेंस कहां से शुरू होता है और क्यों हुआ, और वर्तमान में इसका क्या डेवलपमेंट है, इस चीज को देखने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए नालंदा को देखते हैं। नालंदा कहाँ बेटा? बिहार में है। नालंदा कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। कहा जाता है कि नालंदा जो है आपके पटना से 40 मील, देखिए कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय जो है पटना बिहार में, बिहार की राजधानी है। पटना से 40 मील, पटना से कितना है? 40 मील है। और जो आपका राजगीर है, जो जिला है, जो राजगीर है, जो जिला है, उस जिले से कितना है? 8 मील। राजगीर से कितना है? 8 मील। यहां से इसकी दूरी कितना है? 8 मील है, ठीक है। अब देखिए कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में हमें जो जानकारी मिलती है वह वेनसांग के रूप में, वेनसांग के द्वारा प्राप्त होती है। और वेनसांग की जीवनी कार जो था, वेनसांग का जीवनी कार है शियुकी। वेनसांग का जीवनीकार है व्हीली। इसने एक ग्रंथ लिखा है शियुकी। इस ग्रंथ से भी हमें नालंदा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि असम के शासक का एक अभिलेख नालंदा में प्राप्त हुआ है, वह भी हमारी जानकारी का एक माध्यम है। और बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो तो आपको पता है कि नालंदा में आग लगा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिटरेचर में नहीं है। जो रिसोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। चूंकि लिटरेचर इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि यहाँ पर इसका जो विनाशीकरण किया गया, यानी जो नष्ट किया गया है, वो नष्ट किया गया बच्चों आग के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो जो यहाँ साहित्य था वो सारी चीजें जल गई, ठीक। लेकिन जो वैदेशिक साहित्य है, यानी वेनसांग चूंकि चीन का था, ये वापस चला गया। तो जब इसके जीवनीकार ने इसके ऊपर ग्रंथ लिखा तो ये ग्रंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया नालंदा के परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। इसके बाद कहा जाता है कि जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा ही हम नालंदा के विषय में जान पाते हैं। तो क्या जानकारी है नालंदा के विषय में, चलिए उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत कहां से होती है? वेनसांग से होती है। वेनसांग क्या कहता है अब हम देखिए। वेनसांग कहता है बच्चों, वेनसांग कहता है, वेनसांग ने कहा, वेनसांग ने कहा, वेनसांग कहता है कि शक्रादित्य ने, ये कहता है कि शक्रादित्य ने नालंदा में, कहां पर? नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया। क्या बनाया? बौद्ध विहार बनाया। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि बौद्ध विहार क्या होता है, ठीक। तो विहार क्या होता है? जहां
जैन बौद्ध भिक्षु रहते थे, यानी बौद्ध भिक्षुओं का ये क्या होता था, निवास स्थल होता था। ठीक, तो विनशांग कहता है कि शक्रादित्य ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया था। तो ये शक्रादित्य है कौन, तो इस शक्रादित्य का जो संबंध है वो गुप्त शासक कुमारगुप्त से जोड़ा जाता है। वह गुप्त शासक किससे जोड़ा जाता है, कुमारगुप्त से जोड़ा जाता है। ठीक, तो आगे और क्या कहता है विनशांग, आगे भी बताता है, कहा जाता है कि कुमारगुप्त के बेटे बुद्धगुप्त ने भी यहां पर एक बौद्ध विहार बनाया। तो अन्य कौन से लोग हैं बौद्ध विहार जिन्होंने यहां नालंदा में बनाया, तो अगला जो बौद्ध विहार बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, बुद्धगुप्त के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बना बच्चों, बुद्धगुप्त के द्वारा बना। और बुद्धगुप्त के बाद आते हैं तथागत गुप्त ने भी यहां पर एक बौद्ध विहार बनाया। देखिए क्रमशः ये जो राजा हैं उनकी बात, पहले हमारी बात पूरी सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि इसके बाद तथागत गुप्त ने भी यहां पर एक बौद्ध विहार बनाया, फिर इसके बेटे बालादित्य गुप्त ने भी यहां पर एक बौद्ध विहार बनाया। बालादित्य गुप्त ने भी यहां पर एक बौद्ध विहार बनाया। और इसके आगे वो कहता है कि इसका बेटा जो था वज्र इसका क्या है, लड़का है, और वज्र ने भी यहां पर एक बौद्ध विहार बनाया। वज्र भी एक बौद्ध, माने एक बौद्ध विहार इनके द्वारा, एक बौद्ध विहार इनके, एक इनके और एक वज्र के द्वारा बनाया गया। एक शासक और है बच्चों जिसका नाम मुझे एग्जैक्टली अभी क्लिक नहीं कर रहा है। तो 5 बौद्ध विहार बने हुए थे। कुल कितने बौद्ध विहार, 5 बौद्ध विहार बने हुए थे। कहां पर, नालंदा में, और अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग कार्यकाल में ये बौद्ध विहार वहां पर बने। इसके बाद विनशांग कहता है कि मध्यकाल के एक राजा ने, विनशांग क्या कहता है, विनशांग कहता है बच्चों कि मध्यकाल के एक राजा ने ये कहता है कि मध्यकाल के राजा ने इन बिहारों के चारों तरफ, मध्यकाल के एक राजा ने इन बिहारों के चारों तरफ क्या कर दिया, एक बाउंड्री वाल बना दिया। एक क्या बना दिया, बाउंड्री वाल बना दिया। और ये सारे बिहार उसी बाउंड्री वाल के क्या हो गए, अंदर हो गए। यानी ये दीवार बनाने का काम किस राजा ने किया, मध्यकाल के राजा ने किया। तो यह मध्यकाल का राजा कौन है बच्चों, ये राजा है हर्षवर्धन। ये राजा कौन है, हर्षवर्धन। तो विनशांग कहता है कि मध्यकाल के इस राजा हर्षवर्धन ने, जिसको वो शिलादित्य भी कहता है, ये कहता है कि इस राजा ने यहाँ पर एक क्या बनाया, दीवाल बनाया, और इसके अंदर उसने भी एक बौद्ध विहार बनाया। लेकिन यह बौद्ध विहार ताम्र विहार के नाम से जाना गया। ठीक, क्योंकि इसमें तांबे धातु का उपयोग किया गया था। और इन्हीं सारी विहारों को नालंदा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के रूप में उपयोग किया गया। और यह भी कहा गया कि हर्षवर्धन के समय ही यह नालंदा के सभी बौद्ध विहार जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में परिवर्तित हुए। और इसी समय ये एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त किया। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा ने इसी समय क्या किया, ख्याति अर्जित किया। यानी जो एक विश्वविद्यालय के रूप में जो नालंदा की प्रसिद्धि है मेरे बच्चों, वो बच्चों किसके समय आई, हर्षवर्धन के समय आई। लेकिन प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि जिस बिल्डिंग में ये नालंदा विश्वविद्यालय क्रिएट हुआ यानी स्टेब्लिश हुआ, वह बिल्डिंग सबसे पहले किसके द्वारा बनाई गई, शक्रादित्य के द्वारा बनाई गई, कुमारगुप्त के द्वारा। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है, माना जाता है किसको, कुमारगुप्त को। लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इस नालंदा विश्वविद्यालय का किसके समय हुआ, तो हर्षवर्धन के समय हुआ। मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को लेकर आपका कंफ्यूजन दूर हो गया बच्चों, समझ में आया। संख्या अपनी बढ़ाते रहिए, कोई लेट नहीं बच्चों, फटाफट जो है फटाफट लाइक करते रहिए। कम से कम जो है 50 के ऊपर ले जाइए। आज आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम जो है 50 के ऊपर ले जाइए। फिफ्टी के ऊपर करो बच्चों अपना। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
चलिए, तो सभी लोग जो है लाइक एंड शेयर करते रहिए बच्चों। चलिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। अब देखिए, यहां पर हमने बात किया कि नालंदा विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व में पहली बार कब आता है, शक्रादित्य के समय आया। लेकिन यह नालंदा विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति कब प्राप्त किया, हर्षवर्धन के समय प्राप्त किया। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी संरचना कैसी थी। ये आपको हमने बताया कि इसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, आपके वर्तमान बिहार में है, जो पटना से आपके 40 मील दूर है और राजगीर से जो है आपके 8 मील की दूरी पर है। ठीक, और अगर वर्तमान महाविद्यालय की बात करें, जो वर्तमान में नालंदा यूनिवर्सिटी बन रही है, वो यही राजगीर में है बच्चों, और चारों तरफ से वो पहाड़ों से क्या है, घिरा है। तो वर्तमान यूनिवर्सिटी जो बन रही नालंदा की, उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम इनका यहाँ नालंदा की संरचना को देख लेते हैं कि नालंदा की संरचना कैसी है। चलिए आइए देखें नालंदा की संरचना। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना। नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना। ठीक, चलिए देखिए, कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक आयताकार क्षेत्रफल में फैला हुआ है बच्चों। इसकी संरचना कैसी है, संरचना की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना जो है ये कैसी है, आयताकार है। इसकी संरचना आयताकार है। ठीक, जिसमें 1 मील जब उत्खनन कार्य यहाँ पर किया गया तो इसकी 1 मील क्या है, लंबाई है। लंबाई इसकी कितनी है, 1 मील है, और ½ मील जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है। यानी इतने क्षेत्रफल में ये विश्वविद्यालय बसाया गया है। ठीक है, तो एक आयताकार संरचना में विश्वविद्यालय बना हुआ है। विश्वविद्यालय की जो बनावट है वो लाल पत्थर एवं ईंटों से की गई है। लाल पत्थर एवं ईंट से, ईंट का उपयोग किया गया है इसके निर्माण में। ठीक, कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो बिल्डिंगें हैं, जो बिहार यहाँ पर बने हुए बच्चों, वो 1 मंजिले से बहुमंजिले हैं। कई मंजिले के भवन यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक, कोई कोई भवन 5-5 मंजिले के पाए गए हैं। सामान्यतः सबसे ज्यादा 2 मंजिले के भवन हैं। ठीक, और भवनों की संख्या को अगर हम देखें तो कितने भवन यहाँ पर पाए गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भवनों की संख्या है उसमें 8 जो है सबसे बड़े भवन हैं। 8 कैसे हैं, 8 बड़े भवन हैं, और 300 जो है कक्षाएं थी। 300 क्या है, कक्षाएं हैं। 300 क्या है, कक्षाएं हैं। ठीक, और कहा जाता है कि 300 कक्षाएं और 8 क्या है, बड़े भवन हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक पुस्तकालय है 3 भवनों का। कितने भवनों का, 3 भवनों का बच्चों। एक यहाँ पर पुस्तकालय बना हुआ है, 3 भवनों का पुस्तकालय यहाँ पर बना हुआ है नालंदा में। और बेहद मनोरम दृश्य है, क्योंकि इसके बीच बीच में बगीचों और तालाबों का निर्माण भी किया गया है, सुंदरीकरण के लिए किया गया था। ठीक है, ये जो नष्ट हो चुका है बच्चों, चूंकि प्राचीन नालंदा की बात अभी मैं कर रहा हूं आपसे, तो इसके सुंदरीकरण के लिए प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया गया था। झील का निर्माण करना, तालाब का निर्माण करना, वृक्षों का, आम का बगीचा बनाया गया था। एक नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था। ठीक, क्यों किया गया था इसकी बात भी हम आपसे अभी करेंगे। तो कहा जाता है 3 भवनों का पुस्तकालय है, जिसे क्या कहा गया है, धर्मगज कहा गया है। क्या कहा गया है, धर्मगज इस पुस्तकालय का नाम है। और इस पुस्तकालय में जो 3 भवन हैं, उन 3 भवनों का नाम बच्चों अलग अलग नामकरण किया गया है। और इसको ध्यान में रखिएगा, रत्न सागर, रत्नोदीध और रत्नरंजक 3 नाम है। जो तीनों भवन हैं उनके 3 नाम हैं, रत्न दीध, रत्न रंजक, और एक क्या हमने बताया अभी, रत्नदीध, रत्नरंजक, और एक अभी हमने और नाम लिया था, देखिए स्लिप कर गया दिमाग से, तो अभी याद आ जाएगा बच्चों। तो रत्नदीध, रत्नरंजक, और एक है आपका रत्न सागर। ये 3 जो है भवन हैं,
रत्न सागर। ठीक है, तो ये आपकी पुस्तकालय का नाम था यहाँ पे, और उस पुस्तकालय के जो 3 भवन थे उन तीनों भवनों के अलग अलग नाम है, रत्नदीध, रत्नरंजक और रत्न सागर। ठीक है, पूरे जितने भी यहाँ पर जो जितने भी भवन बने हुए हैं बच्चों, वो एक बाउंड्री वाल से पूरी तरह क्या है, घिरे हुए हैं, एक बाउंड्री वाल से वो घिरे हुए हैं। ठीक है, तो एक बाउंड्री वाल से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ठीक, अब देखिए कहा जाता है कि यहाँ जो भवन बने हुए बच्चों, उसमें जो पुस्तकालय था, जो पुस्तकालय है, इसमें बहुत सारी पांडुलिपियां रखी गई थी, और ये पांडुलिपियां केवल बौद्ध शिक्षा से ही नहीं थी बल्कि गणित, वेद, चिकित्सा जैसी शिक्षाओं से जुड़ी हुई थी। और ये पांडुलिपियां जो है रिसर्च में अपना बड़ा अहम योगदान दे रही थी, और इन पांडुलिपियों के लिए ही विदेशों से बहुत सारे विद्यार्थी नालंदा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ठीक, तो अब प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय बना है, जो भवन था, उसका संचालन कैसे होता था। ठीक है, हम एक क्रम से आगे बढ़ेंगे। पहले हमने निर्माण बताया, फिर उसकी भौगोलिक संरचना बताया, फिर उसके संचालन की बात कर लेते हैं, कैसे संचालन होता था इसका। ठीक, फिर हम बात करेंगे कि संचालन किस चीज का, यानी विद्यालय का मूल विषय क्या था, क्या शिक्षा का विषय था, छात्रों के बारे में बात कर लेंगे, अध्यापकों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन हम संचालन की बात करें पहले कि इसका संचालन कैसे होता था। तो विद्यालय का जो संचालन होता था बच्चों, संचालन जो है, एक संचालन करने के लिए एक केंद्रीय परिषद बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक केंद्रीय परिषद, जिसको जैसे आज भी आप देखिए बहुत सारे विद्यालय में मैनेजमेंट सिस्टम दिखता है। ठीक, तो उसी तरह का यहां भी था कि विश्वविद्यालय का जो प्रशासन था वह परिषदों के माध्यम से संचालित किया जाता था। ठीक है, जो संचालन होता था वो किसके माध्यम से? परिषदों के माध्यम से संचालन किया जाता था। तो 2 परिषदें थी। प्रशासन का जो संचालन था विद्यालय का, प्रशासन का संचालन परिषद के द्वारा होता था। अब ये परिषदों की संख्या कितनी थी? 2 थी। 2 परिषदें इसलिए बनाई गई थी क्योंकि कार्य में इससे क्या हो जाती थी? सहूलियत हो जाती थी। तो 2 परिषदों में एक परिषद जो है जिसका नाम था बौद्धिक परिषद, इसका काम होता था शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, बौद्धिक परिषद। और दूसरी थी प्रशासनिक परिषद। जैसे आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपके यहाँ हैं इस तरह से कि जहां पर ये व्यवस्था आपको दिखेगी। जैसे एम्स को आपने देखा होगा, एम्स आपके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, वहां पर क्या है कि भाई डॉक्टरों का एक अलग प्रेसिडेंट होता है, मुख्य डॉक्टर जो होता है, और प्रशासन के लिए एक अलग परिषद होती है, उसका एक अलग मुखिया IPS अधिकारी होता है। ठीक, तो वो व्यवस्था उसी तरह का यहाँ पर सिस्टम था कि संचालन परिषदों के माध्यम से होता था। और परिषदें कितनी होती थी? 2 होती थी, बौद्धिक परिषद और प्रशासनिक परिषद। अब देखिए कहा जाता है इस परिषद को रेवेन्यू कहां से मिलता था? इस परिषद को रेवेन्यू कहां से मिलता था? तो इस परिषद को रेवेन्यू राज्य के द्वारा मिलता था। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। यानी यह विद्यालय जो है राज्य के द्वारा संचालित होता था। ठीक, क्योंकि स्थापना भी एक राजा के द्वारा ही किया गया बच्चों। भाई शक्रादित्य यानी कुमारदित्य कौन था? एक राजा था। ठीक, और क्रमबद्ध रूप से राजाओं ने कहीं न कहीं नालंदा को अपना समर्थन या सपोर्ट दिया। तो वेनिसांग कहता है कि हर्षवर्धन ने 100 गांव का राजस्व इसके संचालन के लिए दान किया था। 100 गांव का राजस्व इसके संचालन के लिए दान किया था। ठीक, और फिर वो कहता है कि 200 गांव, 200 लोग यानी पॉपुलेशन की बात कर रहा है। ये कहता है कि गांव के 200 लोग जो है चावल, घी दान करते थे। किसको? विश्वविद्यालय को। यानी एक तो 100 गांव दान किया जाता, 100 गांव दान किया हर्षवर्धन ने, यानी इस 100 गांव से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, यानी इनकम जो होती थी, वो जाती थी किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। इसके अतिरिक्त 200 लोग
200 लोग जो है पूरी तरह से जो है चावल और घी का क्या करते थे, दान करते थे इस विश्वविद्यालय को। तो यह विश्वविद्यालय कहीं न कहीं आम जनता और राजा दोनों के द्वारा, दोनों के समर्थन से क्या होता था, संचालित होता था। और समय के साथ साथ अलग अलग राजवंशों ने नालंदा को कहीं न कहीं रेवेन्यू क्या किया, दान किया। जैसे कहा जाता है बच्चों कि नालंदा विश्वविद्यालय बच्चों अपनी संख्या और बढ़ाते रहिए आप लोग जो है। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों राजस्व जो टैक्स से आय प्राप्त होती है उसे कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है, राजस्व, इनकम। अब देखिए मैं बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था, क्या बता रहा था मैंने आपको, मैं ये बात कर रहा था कि इसका संचालन कैसे होता है। तो संचालन करने के लिए राजाओं के द्वारा या गांव के लोगों के द्वारा दान किया जाता था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से प्रभावित होकर एक शासक थे दक्षिण पूर्व एशिया के, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के एक शासक थे बालपुत्र देव। वो भी इतना प्रभावित हुए, कहा जाता है कि जावा सुमात्रा जो दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, आजकल ये इंडोनेशिया का पार्ट है, तो वहां के शासक बालपुत्र देव इतने प्रभावित हुए थे कि यहां पर नालंदा में एक मठ उन्होंने बनाया था। कहां पर? नालंदा में बालपुत्र देव ने क्या किया, मठ बनाया बच्चों। और उनके मित्र हुआ करते थे उस समय बंगाल में, पालों का शासन था, पाल वंश का संचालन चल रहा था, पाल वंश का शासन था बंगाल में। तो शासक था देवपाल। कहा जाता कि बालपुत्र देव ने अपने मित्र देवपाल से 5 गांव का रेवेन्यू दान कराया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। तो देवपाल जो पाल वंश का शासक है, ठीक, इस देवपाल ने 5 गांव का रेवेन्यू, 5 गांव का राजस्व क्या किया, दान किया। किसको? नालंदा को। तो नालंदा के संचालन का जो जरिया है वो है रेवेन्यू, और वह रेवेन्यू कहां से आ रहा है? राज्य के द्वारा दिए गए दान से आ रहा है बच्चों, ठीक। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा का मूल विषय क्या था और कहां कहां से विद्यार्थी आते थे, कैसे इनका नामांकन होता था, ठीक। अब उसकी बात की जाएगी। चलिए, कहा जाता है कि नालंदा की शिक्षा व्यवस्था पूर्व मध्यकाल तक आते आते पूरे विश्व स्तर पर इतना फेमस हो गई कि बहुत दूर दूर से लोग जो है अपनी जिज्ञासा को, अपने ज्ञान की प्राप्ति का जो उनकी जो जिज्ञासा थी उसके लिए ये कहाँ पे आए? नालंदा आए। तो बहुत बड़ी संख्या में लोग आना शुरू किए। और कहाँ कहाँ से? चीन से, मंगोलिया से, तिब्बत से, कोरिया से, मध्य एशिया से। ये क्यों आए बच्चों? यहां से जो लोग आए वो मैक्सिमम बौद्धिस्ट थे। क्यों आए? क्योंकि आपको पता है कि ये वो क्षेत्र थे जहां पर भारत का सांस्कृतिक उपनिवेश हुआ था। ये वो क्षेत्र थे जहां पर भारत ने कभी बौद्ध धर्म को स्थापित किया था। ये वो क्षेत्र थे जहां की भाषा आज बौद्ध धर्म, जहां की भाषा, जहां का धर्म आज बौद्ध धर्म बन चुका था। उनके राज्य का धर्म बौद्ध धर्म हो चुका था। तो कहीं न कहीं हमारा जो धार्मिक लगाव था, हमारा जो सांस्कृतिक लगाव था, वो पूरी तरह से जुड़ चुका था। तो और बौद्ध धर्म के जन्म का केंद्र भी हिंदुस्तान था। कहा जाता है कि नालंदा बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र का निर्वाण स्थल भी है, महापरिनिर्वाण स्थल भी है और जन्म स्थल भी है। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि यहीं पर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध मिले थे। तो बहुत सारे ऐसे ओकेजन इतिहास में बताए जाते हैं जो अभी तक कहीं न कहीं काल्पनिक लगते हैं, क्योंकि काल्पनिक बच्चों तब तक लगेंगे जब तक कोई ऐसा साहित्य या लिटरेचर या ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हमें न मिल जाए कि नहीं ये चीजें यहां पर हुई थी, ठीक, तब तक हम उस चीज को मान नहीं सकते। तो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, यहां पर जो है जो विद्यार्थी थे, कहां कहां से लोग आते थे? देखिए विद्यार्थियों की संख्या कितनी बताई गई है? 10,000 विद्यार्थियों की संख्या थी। और इस समय जो कुलपति थे बच्चों, कुलपति जो थे, कुलपति थे शीलभद्र इस समय क्या थे? कुलपति थे। और जो विद्यार्थी थे, यानी किन किन देशों के विद्यार्थी आते थे, कहां कहां से आते थे? थाईलैंड, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया,
कोरिया और आपका ये कंट्री और है, थाईलैंड हो गया, चीन हो गया, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया। चलो एक कंट्री और है। हाँ, तो यहां से जो है विद्यार्थी आते थे बच्चों, और विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कहा जाता है कि इनका जो है विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। प्रवेश परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों का नामांकन किया जाता था। ठीक है, तो बिना प्रवेश परीक्षा का, यानी जैसे आज की डेट में आप जब बड़ी यूनिवर्सिटी में या किसी फेमस यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो आपका भी नामांकन बच्चों कहीं न कहीं एंट्रेंस के थ्रू ही होता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं। कहा जाता है कि यहाँ के जो विद्वान थे वो बड़े फेमस थे, जो यहाँ के टीचर्स थे, जो गुरु थे, बड़े फेमस थे। जैसे और अगर हम बात करें टीचर्स की तो कहा जाता है कि जो इनके कुलपति हैं शीलभद्र के गुरु हुआ करते थे बच्चों धर्मपाल। अगर यहाँ के गुरुओं की बात की जाए तो गुरु की अगर हम बात करें तो इसमें एक महान नाम आता है, वो है धर्मपाल का। ठीक, धर्मपाल कौन थे बच्चों? धर्मपाल शीलभद्र के गुरु थे। ये कौन थे? ये शीलभद्र के गुरु थे। जो वर्तमान कुलपति थे, यानी वेनिसांग के समय कुलपति कौन थे? शीलभद्र। तो ये शीलभद्र के गुरु थे कौन? धर्मपाल। तो इसका मतलब गुरु भी रहे होंगे और इनसे पूर्व कुलपति भी रहे, यानी शीलभद्र के पहले नालंदा का कुलपति कौन था? नालंदा का कुलपति शीलभद्र से पहले कौन था? धर्मपाल थे। ठीक, इसके अतिरिक्त और कौन कौन से? कहा जाता है कि चंद्रमिति ये एक गुरु थे। इसके बाद स्थिरमित ये भी गुरु थे। देखिए, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों क्या थे? भाई थे। ठीक है, कुछ लोगों का यह मानना है कि ये दोनों क्या थे? भाई थे, लेकिन ऐसी संकल्पना नहीं है। क्यों ऐसी नहीं है? क्योंकि आगे जिन नामों की हम बात करने जा रहे हैं, जैसे प्रभामित्र, जैसे जिनमित्र, ये दो नाम देखिए, प्रभामित्र और जिनमित्र। तो अगर हम नाम के अंतिम अक्षरों के आधार पर हम भाई बताएंगे तो ये दोनों भी भाई माने जाएंगे। यहां नाम में समानता होने के कारण दोनों को भाई बताया कुछ लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। नाम में समानता के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या थे? भाई थे। ठीक है, क्योंकि दो आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल और रखा, प्रभामित्र और जिनमित्र, ये भी वहां दो शिक्षक थे। तो इसका मतलब मित्र शब्द लगने से ये दोनों भाई नहीं हो गए। ठीक, इसके बाद जो है यहां पर गुणमती और ज्ञानचंद्र और गुणमती, ये गुणमती ये भी क्या थे? शिक्षक थे। तो ये नालंदा के क्या हैं? शिक्षक हैं। ठीक, नालंदा के बच्चों क्या हैं? शिक्षक हैं। अब देखिए, नालंदा में शिक्षा किन विषयों की दी जाती थी, उनका विषय क्या होता था? ठीक है, अगर हम विषय की बात करें, अभी हमने बात किया किसकी? विद्यार्थियों की संख्या की बात किया, प्रवेश परीक्षा की बात किया, कहां कहां से विद्यार्थी आते थे और शिक्षक कितने थे। शिक्षकों की संख्या लगभग 2000 मानी गई है और इनकी कैटेगरी भी कई प्रकार की है। ठीक, जैसे आज की डेट में आप देखें तो जो विश्वविद्यालय हैं उनमें स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक, जैसे हिस्ट्री के विशेषज्ञ, ज्योग्राफी के विशेषज्ञ, योग के विशेषज्ञ, अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। वैसे ही यहाँ भी था। यहाँ भी जो 2000 शिक्षकों की संख्या बताई गई है, इसमें अलग अलग शिक्षकों की कैटेगरी भी बताई गई है कि कौन से शिक्षक किस विभाग या किस विषय के विशेषज्ञ थे। लेकिन कहा जाता है, वेनिसांग कहता है कि हमारे गुरु, वेनिसांग के गुरु कौन थे? शीलभद्र थे। इनको वह सर्वज्ञ ज्ञानी बताता है और समग्र ग्रंथों का ज्ञाता बताता है, यानी यह सभी विषयों के क्या थे? ज्ञाता थे। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक इस तरह की पर्सनालिटी थे जो इनको सभी विषयों का क्या ज्ञान था। ठीक, शीलभद्र, और कहता है कि मैंने इन्हीं के चरणों में बैठकर शिक्षा क्या किया? प्राप्त किया। और आपको पता है कि वेनिसांग यहाँ पर कितने महीने रहा? 18 माह रहा बच्चों। यहाँ पर कितने महीने रहा? 18 माह रहकर यहाँ पर उसने क्या किया? शिक्षा प्राप्त किया वेनिसांग ने। हाँ, मैं बात कर रहा था किसकी? विषय की, कि क्या विषय है शिक्षा का विषय। शिक्षा का विषय क्या था बच्चों? शिक्षा का विषय, नालंदा में शिक्षा का विषय क्या था? तो आपको ये पता है कि भाई मूल रूप से यहाँ पर महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी।
अगर आपसे कहा जाए कि बौद्ध या जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय था, तो आप कहेंगे नालंदा। लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के 18 अन्य संप्रदायों की शिक्षा भी दी जाती थी। 18 अन्य संप्रदाय की शिक्षा भी यहाँ पर दी जाती थी। 18 अन्य संप्रदाय की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म एक विषय हो गया। बौद्ध धर्म के साथ साथ योग की शिक्षा, दूसरा चिकित्सा की शिक्षा बच्चों। इसके बाद वेद, ये ध्यान रखना आपके मन में ये कभी नहीं आएगा कि वेदों का ज्ञान भी दिया जाता था। इसके बाद गणित का ज्ञान, ये विषय हुआ करते थे जिनकी शिक्षा यहाँ पर दी गई। और बहुत सारी पांडुलिपियां इन विषयों से जुड़ी हुई थी जो वहाँ पर संरक्षित की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य था हिंदुस्तान का कि इनको बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नष्ट कर दिया बच्चों। तो ये विषय थे ठीक जिनका ज्ञान यहाँ पर दिया जाता था। बौद्ध धर्म के 18 संप्रदायों का ज्ञान यहाँ पर होता था, लेकिन सबसे मूल जो था वो था महायान। और आप जानते हैं महायान और हीनयान आपके इसकी क्या है, शाखाएं हैं बौद्ध धर्म की, जो चतुर्थ बौद्ध संगीत में बनी थी। बच्चों 50 क्रॉस कर दीजिए आज। 50 क्रॉस करो, आप लोग कर सकते हैं बच्चों। आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहिए, आपके लिए देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, बात आपकी शुभम जी एकदम सही है कि 1510 बताते हैं, इसीलिए हमने लगभग बात किया। यहाँ पे हमने जब 2000 बोला तो हमने लगभग बोला, नियर अबाउट, ठीक है। 1510 शिक्षकों की बात आपने किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में अभी तक हमने जो बात किया वो भौगोलिक संरचना की बात हो गई, अध्यापकों की बात हो गई, विषयों की बात हो गई, टीचरों की बात हो गई, सारी चीज़ों की बात हमने हो गई। और इसका संचालन कैसे किया जाता था इसकी भी बात हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए, कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो महत्व है बच्चों वो इस बात को लेकर है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने कहीं न कहीं भारत की जो शिक्षा पद्धति थी उसको इसने एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया। अगर आपसे कहा जाए कि नालंदा की उपयोगिता क्या रही, तो नालंदा की उपयोगिता ये रही कि देखिए, अगर हम उपयोगिता की बात करें बच्चों कि क्या उपयोगिता है नालंदा की उपयोगिता की अगर हम बात करें तो आप सीधे कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। भारतीय शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। और आप जानते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी समाज की वैचारिक विचारधारा का निर्माण करता है। तो आपने अगर अपनी शिक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं मध्य एशिया से लेकर कोरिया, दक्षिण पूर्व एशिया तक अगर आपने फैलाया तो कहीं न कहीं आपने अपनी विचारधारा और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का क्या किया, निवेश किया, सांस्कृतिक परंपराओं का विस्तार किया। यानी शिक्षा के माध्यम से आपने अपनी विचारधारा एवं संस्कृति का क्या किया, प्रसार किया। आपने अपनी विचारधारा एवं संस्कृति का क्या किया, प्रसार किया। विचारधारा एवं संस्कृति का प्रसार किया। अब देखिए बच्चों, बात जहां तक आती है शुल्क की कि क्या रेवेन्यू जनरेट होता था नालंदा से, इसका बड़ा स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि विद्यार्थियों से कितना फीस लिया जाता था, क्या शुल्क था, तो उसके बारे में चर्चा हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़कर, यहाँ से एजुकेट होकर अपने देश वापस गए, उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं वो हमारे देश के इतिहास की जानकारी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो भारतीय इतिहास को सुरक्षित करने का आधार भी ये था। भारतीय इतिहास को सुरक्षित किया गया। यानी कहने का मतलब है कि भारत के बारे में जो जानकारी
इन विद्यार्थियों ने अर्जित किया उसको इन्होंने अपने ग्रंथों में क्या किया, संरक्षित किया। कहने का मतलब जैसे सियुकी को ले लीजिए, ये वेली की रचना है जो जीवनी है किसकी, वेनिसांग की। अगर ये ग्रंथ ना होता तो क्या हम बड़े स्तर पर नालंदा के विषय में जान पाते, न जान पाते। ठीक, अगर वेनिसांग ना आया होता, इत्सिग भी आता है इसके बाद, 7वीं सदी में इत्सिग आया, और कहा जाता है कि इत्सिग ने 400 पांडुलिपियों का निर्माण किया था। यहाँ की जो पांडुलिपियां थी उनका अनुवाद किया, उनको उनके ऊपर अपने भाषा में उसको लिखा। 400 पांडुलिपियों की नकल उसने किया था इत्सिग ने। ठीक, तो कहीं न कहीं इनके द्वारा जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ भी हमारी जानकारी का क्या बने, एक रिसोर्स बने, एक माध्यम बने। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है कहीं न कहीं भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज के पारंपरिक नियमों का पूरे उस समय मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया में पूरी तरह से क्या किया, प्रसार किया। और कहीं न कहीं हमारे और उस समय जो वैदेशिक संबंध थे उन वैदेशिक संबंधों को क्या किया, मजबूत किया। तो ये पॉइंट आप ये भी जोड़ सकते हैं कि ये जो है वैदेशिक संबंधों की मजबूती का भी आधार था, वैदेशिक संबंधों की मजबूती का आधार भी बना, वैदेशिक संबंधों की मजबूती का आधार बना। और आपको मैं बता दूं कि तिब्बत में नालंदा ने ही बौद्ध शिक्षा का प्रसार किया था। तिब्बत में आपको याद होगा कि चंद्रगोमिन और शांतिरक्षित दोनों गए थे तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। शांतिरक्षित और पहले चंद्रगोमिन गए थे, फिर शांतिरक्षित गए थे। ये दो गए थे कहां पर, प्रचार करने के लिए, तिब्बत में। तो कहीं न कहीं यह नालंदा विश्वविद्यालय अपने बौद्ध धर्म को भी क्या किया, प्रचारित किया, बौद्ध धर्म को प्रचारित किया, अपनी शिक्षा को प्रचारित किया, अपनी संस्कृति को प्रचारित किया। और इन सारे माध्यमों से कहीं न कहीं तत्कालीन देशों से अपने वैदेशिक संबंधों को भी क्या किया, मजबूत किया, जो आज भी आपके वैदेशिक संबंधों के आधार बिंदु हैं। आज भी हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कहीं न कहीं हमारा जो धर्म है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि हमारे चीन के या मंगोलिया के या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक प्राचीन सांस्कृतिक संबंध बना हुआ है बच्चों। तो नालंदा की ये उपयोगिता रही है। तो अब हम ये बात करेंगे कि आखिर नालंदा का समापन कैसे हुआ। नालंदा का समापन कैसे हुआ, तो सामान्य अर्थों में आप सभी जानते हैं कि नालंदा का जो समापन है बच्चों वो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के द्वारा 12वीं सदी में हुआ। ठीक, तो 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। लेकिन यह एकमात्र बिंदु नहीं था नालंदा के पतन का। तो नालंदा के पतन का अगर हम बात करें तो बख्तियार खिलजी से पहले ही नालंदा का महत्व घटने लगा था। नालंदा का देखिए बच्चों, अगर हम बात करें नालंदा के पतन की तो कहा जाता है कि नालंदा का पतन बख्तियार खिलजी से पहले भी होना शुरू हो गया था। उसका सबसे पहला कारण यह था कि 10वीं 11वीं सदी में नालंदा की शिक्षा पर, बौद्ध धर्म के तंत्रयान संप्रदाय का प्रभाव होने लगा था। बौद्ध धर्म के तंत्रयान संप्रदाय का प्रभाव होने लगा था। ठीक, पहला पॉइंट, यानी आप कहीं न कहीं कर्मकांडी विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। तंत्रयान, सहजयान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, ये संप्रदाय बच्चों कहीं न कहीं बौद्ध धर्म के कर्मकांडी स्वरूप को दर्शाते हैं। ठीक, तो तंत्रयान का प्रभाव धीरे धीरे नालंदा की शिक्षा पर होना शुरू हो गया था। ठीक, दूसरा कारण कहा जाता है इस समय अगर बौद्धों का सबसे प्रबल समर्थक कोई था तो वो थे बंगाल के पाल शासक। ठीक, धर्मपाल, देवपाल, ये जो शासक थे बंगाल के, वो बौद्ध धर्म के या बौद्ध शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। लेकिन उनका जो रुझान था वह कहीं न कहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ हो गया, क्योंकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था।
तो जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरफ इन राजाओं का ध्यान जो है विक्रमशिला की तरफ हो गया, तो एक तरह से नालंदा का समर्थन राज्यों से क्या हो गया, कट गया। यानी आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि मजबूत राजवंशों का समर्थन न मिल पाना। तीसरा आप यहां पर नोट कर सकते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उदय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उदय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है। और इस पतन में अंतिम कील ठोकने का काम किया किसने? बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। और आपको पता है कि ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, ठीक। जिस तरह ऐबक एक गुलाम था उसी तरह बख्तियार खिलजी भी एक गुलाम था। और गोरी के समय पूर्वी भारत की विजय इसी बख्तियार खिलजी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता है कि बख्तियार खिलजी इतना बड़ा बौद्ध विरोधी क्यों था, या जितने भी बौद्ध शिक्षा या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने केंद्र थे उन सभी को ये पूरी तरह नष्ट क्यों किया, और बुरी तरह नष्ट किया। जिस तरह से इसने नष्ट किया, ऐसा लगता है कि इसको उस धर्म से कोई एलर्जी है, कोई ईर्ष्या है। तो बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं और कुछ इस तरह से कल्पनात्मक कहानियां भी गढ़ी गई हैं। जैसे एक बात मैं आपको बताऊं तो कुछ जगह पे मैं पढ़ रहा था, एक जगह लिखा था कि नालंदा को या नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने इस वजह से नष्ट किया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार हो गया, तो बीमार होने के बाद चूंकि हकीम, जो इस्लाम में जो चिकित्सक थे हकीम कहे जाते हैं, हकीमों के द्वारा उनकी चिकित्सा की जा रही थी और वो ठीक नहीं हो रहा था, ठीक है। तो किसी ने सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो आयुर्वेद विभाग है वो बहुत ही फेमस है, आप वहाँ से चिकित्सा करा सकते हैं। तो कहा जाता है कि उसने इस बात के लिए मना कर दिया पहली बार, ठीक। और उस समय नालंदा में जो चिकित्सक थे वो थे राहुल श्रीमंत साहब, ठीक है। तो राहुल श्रीमंत जो थे उनको बुलाया गया। बख्तियार खिलजी ने उनसे कहा कि आप हमारी चिकित्सा अगर करेंगे तो हम पहली बात तो भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेंगे, और अगर आपने हमको ठीक नहीं किया तो आपकी मृत्यु क्या है, तय है, निश्चित है। और उसके इस बात से ये नजरिया ये दिखता है कि कहीं न कहीं जो इस्लामी श्रेष्ठता थी उसके दिमाग पर पूरी तरह से हावी थी। उसे इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि जो हकीम हमारी इलाज को पूरा नहीं कर पाया वो ये क्या करेगा। यानी उसको लगता था कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है वो कहीं न कहीं यहाँ से क्या है, बेहतर है। इस बात का उसे दम्भ था, घमंड था, ठीक। और कहा जाता है कि राहुल श्रीमंत साहब ने उनको ठीक भी कर दिया, लेकिन फिर भी वह अपनी ईर्ष्या बस, अपने घमंड बस, अपने इस्लाम की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए इस नालंदा को पूरी तरह क्या करता है, नष्ट कर देता है। ये बात सच भी लगती है और इसलिए भी लगती है क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस मध्य एशिया से ये तुर्क आए थे उस मध्य एशिया में पहले लोग क्या थे, बौद्धिस्ट थे। उस मध्य एशिया में पहले बौद्ध धर्मावलंबी लोग हुआ करते थे इस्लाम के उदय के पहले। 622 में पैगंबर साहब के द्वारा जब इस्लाम का वहां उदय हुआ तो ये बौद्धिस्ट ही क्या बन गए, तुर्क बन गए, इस्लामिक मान्यता वाले बन गए। और कोई भी जब नया धर्म अपनाता है बच्चों, जिस चीज को आप छोड़कर किसी नई चीज को जब आप अपनाते हैं तो आपके द्वारा छोड़ी हुई वस्तु या चीज ही आपके घृणा का पात्र बन जाती है। आप उसे किसी भी तरह पसंद नहीं करते, उसको पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं। तो इस्लाम के जन्म होने के बाद जब बौद्धिस्टों ने इस्लाम को अपनाया तो कहा जाता है कि जिस तरह से नई दुल्हन घर में आए तो लोग उसे बहुत ही इज्जत देते हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं और बहुत ही बचा के रखते हैं कुछ समय तक, उसी तरह यहाँ पर भी कहा जाता है कि इस्लाम के आगमन के बाद जैसे जो नए नए लोग एक नए धर्म को जब अपनाए तो उन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में विस्तारित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने इस धर्म के प्रति अपना जो जज्बा पैदा किया, जिसे आज की डेट में आप कट्टरता कहते हो, उन लोगों ने इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रसारित करने का निर्णय लिया।
और प्रसारित करने के अलग अलग तरीके भी थे। प्रचार का माध्यम भी था, तो युद्ध का माध्यम भी था प्रचार माने प्रसार करने के लिए। तो कहा जाता है कि एक तो पहले से ही बौद्ध धर्म के प्रति बख्तियार खिलजी के अंदर एक अलग तरह से विचारधारा पहले से ही निर्मित थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि इसने जो बौद्ध धर्म के यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनको क्या किया, नष्ट किया। तो ये बहुत सारी कल्पनात्मक बातें हैं। आप सिर्फ इतना जानिए बच्चों कि क्यों नष्ट किया, कौन किया। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कौन किया, तो बख्तियार खिलजी ने किया। ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, बामियान में भी बुद्ध की मूर्ति पाई गई है सबसे बड़ी। चलिए आप लोग अपनी संख्या को मेंटेन रखिए, थोड़ा सा संख्या को बच्चों बढ़ाते रहिए। अभी तक हमने नहीं देखा कि आप 50 क्रॉस किए हों। चलिए देखिए, भागने दीजिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कहा जाता है कि नालंदा के वर्तमान चरित्र को जरा समझने की कोशिश करिए कि नालंदा की वर्तमान कंडीशन क्या है। ये तो प्राचीन नालंदा था जो नष्ट हो गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। अब जरा वर्तमान नालंदा की कंडीशन को देखें। वर्तमान नालंदा देखिए बच्चों, ये बिहार के राजगीर जिले में बन रहा है। ठीक है, और वर्तमान नालंदा का जो अस्तित्व है बच्चों, वो 2007 में दक्षिण एशिया समिति के माध्यम से आया। कहा जाता है कि दक्षिण एशिया समिति की जो बैठक हुई, उसी दक्षिण एशिया समिति में नालंदा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। दक्षिण एशिया समिति में नालंदा को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया। और उस समय सौभाग्य से हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, शायद कलाम साहब थे बच्चों। आप कलाम साहब के राष्ट्रपति का जो ड्यूरेशन है जरा उसको बताइए कि कब से कब तक कलाम साहब राष्ट्रपति थे। ठीक, आप कमेंट करिए, कमेंट मैं अभी देखता हूं। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि वर्तमान नालंदा जहां पुनर्जीवित किया जा रहा है बच्चों, वह चारों तरफ से पहाड़ से घिरा है। चारों तरफ से जो है पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्रफल है। चारों तरफ पहाड़ों से क्या है, घिरा हुआ है। जो वर्तमान नालंदा बन रहा है वो एकदम चारों तरफ से बहुत ही नेचुरल एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और जो नालंदा वर्तमान में बन रहा है, जिस वर्तमान नालंदा की संरचना जो वर्तमान संरचना नालंदा की बनाई जा रही है, उसमें नवीनता एवं प्राचीनता दोनों के अस्तित्व को दर्शाया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्राचीन नालंदा था, उस प्राचीन नालंदा को भी बचाए रखने का प्रयास किया गया है। उस प्राचीन नालंदा को भी बच्चों बचाए रखने का प्रयास किया गया है। एग्जैक्ट ड्यूरेशन 2002-2007, वेरी गुड। पंकज शर्मा 7 से 12, सही एग्जैक्ट देख के बताओ बच्चों, हम थोड़ा खुद डाउट में है इस समय, और अभी टाइम मिलेगा तो हम खुद सोच के निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, कहा जाता है कि जो वर्तमान नालंदा बन रहा है, उसके निर्माण में ये इस बात को बखूबी ध्यान रखा गया है कि जो प्राचीन नालंदा के गुण या विशेषताएं थी निर्माण प्रक्रिया की, वह भी इसमें दिखनी चाहिए, और वर्तमान विशेषता, कुछ नई विशेषताएं भी इसमें दिखनी चाहिए। ठीक, कहा जाता है कि ये जो नालंदा बन रहा है, यानी वर्तमान नालंदा के निर्माण में कौन कौन से देश अपना सहयोग दे रहे हैं, तो इस सहयोग देने वालों में ऑस्ट्रेलिया है बच्चों। वर्तमान जो नालंदा बन रहा है उसमें ऑस्ट्रेलिया का सहयोग है, आपके चीन का सहयोग है, आपके थाईलैंड का सहयोग है, और आपके जापान का सहयोग है। इन देशों के आपसी सहयोग से नालंदा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर आपसे कोई कहे कि प्राचीन नालंदा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये प्राचीन नालंदा का महत्व न रहा होता तो क्या ये देश वर्तमान में आपको सपोर्ट करते? क्या भारत में फिर से नालंदा पुनर्जीवित होती? भाई, नालंदा अगर पुनर्जीवित हो रही है तो वहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला होगा, या आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को रोजगार जनरेट होगा। तो
आने वाले समय में वह जो है एक विदेशी पर्यटक स्थल भी है। ठीक, वर्तमान में वो कई दृष्टियों से नालंदा महत्वपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से देखिए, रेवेन्यू की दृष्टि से देखिए, आपके सांस्कृतिक संबंधों की दृष्टि से देखिए, वैदेशिक नीति की दृष्टि से देखिए, शिक्षा के दृष्टि से देखिए, तो हर तरह से जो है नालंदा अपने महत्व को दर्शाता है बच्चों। और दूसरी चीज मैं आपको कहूं तो कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसके निर्माण के लिए जो इसके निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो हैदराबाद की एक कंपनी है, अहमदाबाद की एक कंपनी है रोबो। अहमदाबाद की कंपनी रोबो इसका निर्माण कर रही है। और ये कंपनी कहा जाता है कि इस बिल्डिंग निर्माण में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जिससे 90% बिजली की क्या होगी, बचत होगी। और बिजली के बचत होने के साथ साथ जो कमरे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, जो क्लासरूम बन रहे हैं, वो क्लासरूम क्या होंगे, उससे ठंडे रहेंगे। ठीक, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है जिससे कमरे नेचुरल तरीके से ठंडे होंगे। जैसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो था बच्चों, उसमें इस तरह से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था कि बाहर से हवाएं उसमें आसानी से आ सके। ठीक है, बाहर से हवाएं उसमें आसानी से आ सके, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो कमरे ऑटोमेटिक क्या होंगे, ठंडे रहेंगे। और सबसे जो सुंदर दृश्य यहाँ पर होगा, बीच में एक जो है झील का निर्माण किया जा रहा है। ये झील का निर्माण जो किया जा रहा है वो अपने आप में एक अलग नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मेडिटेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। मेडिटेशन का संबंध योग से है, योग का संबंध कहीं न कहीं बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है, तो ये भी ध्यान रखा गया है। और इसके लिए एक मेडिटेशन पार्क जो है यहाँ बनाया जा रहा है। मेडिटेशन पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है बच्चों। एक मेडिटेशन पार्क भी यहाँ पर निर्मित किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो नए सिरे से यहाँ पर लागू की गई है बच्चों। आप लोग फटाफट जो लाइक करते रहिए बेटा, लाइक करते रहिए, कम से कम आप अपनी संख्या को इनक्रीज करिए। प्रिया जी आप भी आ गई हैं बेटा, मुकेश कुमार, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए आप लोग जो है। तो जो टेक्नोलॉजी ये यूज कर रहे हैं बच्चों, जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर ये कंपनी यूज करेगी, इस टेक्नोलॉजी को ट्रेड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। यानी जो मैं अभी बात कर रहा था कि कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, तो वो ट्रेड टेक्नोलॉजी होगी जिससे कमरों को नेचुरल रूप से ठंडा रखा जाएगा। ठीक, इसी ट्रेड टेक्नोलॉजी के वजह से जो है बिजली की 90% क्या होगी, बचत होगी। ठीक, अभी कहा जाता है कि यहाँ पर प्रथम चरण का जो एजुकेशन है नालंदा का, वो स्टार्ट हो चुका है और लगभग 130 विद्यार्थी यहाँ पर वर्तमान में शिक्षा ले रहे हैं। तो अब जो वर्तमान नालंदा बन रहा है, वह नालंदा कहीं न कहीं आपको कई मायने में आपके देश के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। ठीक, एक सबसे बड़ा बात कि यह अभी तक जो आपके शिक्षा का हब था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय या आपके जितने भी अदर सेंटर हैं, या मूल रूप से दिल्ली को हम माने तो शिक्षा का हब माना जाता है। ठीक, लेकिन अब जो अभी वर्तमान में जो अपेक्षाएं लोग व्यक्त कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है कि आने वाले समय में ये नया नालंदा, जो न्यू नालंदा जनरेट हो रहा है, ये शिक्षा का हब बनेगा। तो जब ये शिक्षा का हब बनेगा तो इससे बहुत सारी चीजें फिर से भारत के लिए फायदेमंद हो जाएंगी। यानी भारतीय शिक्षा, संस्कृति, विचारों का प्रसार फिर से दुनिया में होना शुरू होगा, फिर से विदेशी आय क्या होगी, बढ़ना शुरू होगी, आपका विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ना शुरू होगा, रोजगार जनरेट होंगे। तो बहुत माने कई तरीके से आप जो है नालंदा के महत्व को पुनः बच्चों स्थापित कर सकते हैं। ठीक, तो हमने प्राचीन नालंदा और नए नालंदा की जो बात किया, उसमें थोड़ी सी कहीं न कहीं जो है अभी लैक ऑफ नॉलेज है। जो नया नालंदा है वो अभी पूरी तरह बन नहीं पाया है, तो बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता है। ठीक, बाद में फिर से देखा जाएगा कि कुछ नया चीज और इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास जो है हम यहाँ तक रखते हैं, और अगली जो आपकी क्लास होगी, और मुझे लगता है कि कुछ और जो यूनिवर्सिटी या विद्यालय हैं उनको भी आपको पढ़ाना चाहिए। जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि तक्षशिला
तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय है एक। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय को बच्चों आपकी अगली क्लास में हम लेकर आ रहे हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, और तक्षशिला विश्वविद्यालय आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे बच्चों कि आप हमारी क्लास जो है जरूर ज्वाइन करिए, जो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही, 15 जून से। 15 जून से हमारी क्लास जो स्टार्ट हो रही बच्चों, उसकी टाइमिंग 4 से 5 रखी गई है, और उसमें हमारा जो रेफरल कोड है SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है। वो एक कंप्लीट कोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, 4 जून से स्टार्ट हो रहा है, और आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि क्लास तो SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है, जिसका यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक। और जो आपके कोर्सेज हैं, जो सब्सक्रिप्शन दिए गया है, उसमें 1 ईयर 2 ईयर आप प्रेफरेंस दीजिए। इसका फी शेड्यूल जो है 44,000 है 1 ईयर का, और 64,000 फी है आपके 2 साल का, ठीक। और इसलिए मैं यहाँ पर आपको जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। एक लंबे समय तक जब आप हमसे जुड़ेंगे तो एक प्रॉपर वे में आपकी तैयारी यहाँ पर हो सकेगी, ठीक है। जब आप सब्सक्रिप्शन का चुनाव करें तो फीस में कम, अगर फीस में कमी करना चाहते हैं, आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे रेफरल कोड का यूज करिए, SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है बच्चों। जैसे ही आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे, आपके फीस में 10% का डिडक्शन हो जाएगा, और आपकी फीस घटकर आपकी 39,600 होगी, और 2 ईयर की 57,600 हो जाएगी। और लास्ट में आपसे मैं ये कहूँगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और लाइक एंड शेयर करते रहे बच्चों। तो इसी के साथ हम जो है आपको थैंक यू बोलेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत सारा प्यार बच्चों।